नैन्सी ने अपनी बाइक को सिगरेट फार्म हाउस की पार्किंग एरिया में रोक दिया और हेलमेट उतारकर वह तेजी से फार्म हाउस के दरवाजे की ओर बढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने जल्दी से डोरबेल बजाई, लेकिन कुछ देर तक कोई भी जवाब नहीं आया। ना ही किसी ने दरवाजा खोला। यह देखकर नैन्सी की आंखें छोटी हो गई थी और उसने दरवाजा खटखटाया और डोरबेल बजाई, फिर भी भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह देखकर नैन्सी का धैर्य जवाब दे गया था और गुस्से से उसने दरवाजे पर जोर से लात मारते कहा, मिस्टर युवराज सिन्हा, मुझे पता है कि तुम दरवाजे के पास ही खड़े हुए, इसलिए चुपचाप से दरवाजा खोल दो, वरना अगर मैं अंदर आ गई ना तो तुम्हारी हालत जो करूंगी तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नैन्सी के इतना कहने की देर थी कि दरवाजा झटके के साथ खुला और सामने युवराज का मुस्कुराता हुआ हैंडसम सा चेहरा दिखाई दिया। ये वही लड़का था जो कि नैन्सी को शुरुआत में ही साइबर कैफे में मिला था, लेकिन वह नैन्सी के साथ क्या कर रहा था इसका तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। युवराज ने दांत दिखाते हुए बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, हेलो बॉस, कैसी हैं आप? आपको यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? जिस पर नैन्सी ने जवाब देने के बजाय गुस्से में एक तेज किक उसके पेट पर मारने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने तुरंत उसे ब्लॉक कर दिया। यह देख युवराज ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, जबकि यह देखकर नैन्सी के चेहरे पर भी एक हल्की सी टेढ़ी सी स्माइल आ गई थी, जिस पर युवराज कुछ समझ भी पाता कि अचानक नैन्सी ने उसके हाथ पर रोल किया और दूसरे पैर से एक जोरदार किक उसके गले पर दे मारी, जिस वजह से युवराज एक झटके से जमीन पर जा गिरा और दर्द से तड़प उठा। उसने दर्द में कराहते हुए कहा, बॉस, आप क्या मारना चाहती हैं मुझे? जिस पर नैन्सी ने अपने कपड़े ठीक करते हुए चेतावनी भरे स्वर में कहा, अगर मारना चाहती तो तुम अभी तक जिंदा नहीं होते, इसीलिए आइंदा ऐसी गलती दोबारा सोच कर भी मत करना, नहीं तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगी तुम्हारा। अब मुझे बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और वो तो ठीक है ना? क्या उसके अंदर कोई हलचल हुई? जिस पर युवराज ने दर्द में कराहते हुए जवाब दिया, बहुत सीरियसली मैं यहाँ दर्द में तड़प रहा हूँ और तुमने आते ही सवाल करना शुरू कर दिए। क्या आपको नहीं लगता कि चोट देने के बाद मुझे बैंडेज का हक है? जिस पर नैन्सी ने फिर से अपने पैर को उठाते हुए तीखे लहजे में कहा, क्यों नहीं? फिर तो मैं और चोट देती हूँ ना, उसके बाद सीधे हॉस्पिटल ही भेज दूंगी, ये सही रहेगा ना? जिस पर युवराज ने जल्दी से मुस्कुराते कहा, ठीक है बॉस, ठीक है, अब और चोट खाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आप चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यह कहते हुए वह दर्द के साथ खड़ा हुआ और जिस पर नैन्सी ने उसे घूरते हुए कहा, तो फिर बताओ, मुझे इतनी इमरजेंसी में यहाँ क्यों बुलाया है? जिस पर युवराज ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो अंदर है जो आप पर नजर रख रहा था, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। जिस पर नैन्सी ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने सच में सीरियसली मुझे इसलिए बुलाया है? मुझे लगा तुमने मुझे मायरा के लिए बुलाया होगा, बट नहीं, तुमसे इतना सा छोटा सा भी काम नहीं हुआ। तुम सच में आखिर किस काबिल हो? उसका मन कर रहा था कि युवराज का सिर फोड़ दे, जिस पर युवराज भी उसके मन को समझ गया था और वह नैन्सी से थोड़ा दूर जाकर खड़ा होते हुए बोला, बॉस प्लीज, मुझे अब आप गुस्से से घूरिए नहीं। तो वो भी नहीं मुंह खोल रहा था, इसमें मेरी क्या गलती है? और आप जानते हैं ना बॉस, मैं इस पूरी दुनिया का नंबर 1 हैकर हूँ। आप मुझसे कोई भी सिस्टम हैक करने के लिए बोलिए, मैं किसी भी हाल में कर दूंगा, लेकिन मैं कोई गुंडा नहीं हूँ जो मार मार कर किसी के मुंह से जानकारी निकलवा लूँ। जिस पर नैन्सी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तो क्या मैं तुम्हें गुंडी दिख रही हूँ? जिस पर युवराज ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं बॉस, आई एम रियली सॉरी। आप बॉस, आप ये क्या बोल रही हैं? हमने अब कब कहा कि आप गुंडी हैं? आप तो माफिया हैं। जिस पर नैन्सी ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखा, जिस पर युवराज ने अपना मुंह बंद करते हुए अपने मन में कहा, सही में किसी जहरीली नागिन सी डरावनी लगती है, जैसे अपने मुंह से एक शब्द और निकाला तभी डस लेंगी। वहीं नैन्सी ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, सही में किसी दिन वह गुस्से से उसकी जान ही ले सकती थी। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और फिर जल्दी से किसी को कॉल किया, तो उधर से किसी लड़के की काफ़ी अलसाई हुई आवाज़ आई, कौन है बे जो इतनी रात को कॉल करके अपनी मौत को बुलाना चाहता है?
चुपचाप से फ़ोन रख और दोबारा कॉल मत करना, वरना अपनी बंदूक की सारी गोलियां तो जहाँ है ना, वहीं पर कहीं भी होगा ना, वहीं आकर तेरे भेजे में उतार दूंगा। सारा रात को भी चैन से सोने नहीं दिया, दिमाग खराब करके रखा है। ये कहते हुए उस लड़के ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। यह देखकर नैन्सी ने एक गहरी सांस ली। वही ऐसा कर दो। युवराज की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने अपना सर पीटते हुए मन में कहा, अब तो इसे नर्क की महारानी के भी हाथों से भगवान भी नहीं बचा सकता। फिर उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान सबका भला करे। वहीं नैन्सी ने अपने फ़ोन से गुस्से को घोरते हुए वापस से कॉल किया। वह लड़का गुस्से में चिल्लाता है कि नैन्सी ने कहा, मिस्टर रोहन, क्या आप अभी नींद में हैं? जिस पर वह लड़का गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, अभी रात की नींद में नहीं होगा तो क्या मुजरा करूंगा? तभी अचानक से उधर से कॉल पर सन्नाटा सा छा गया था। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का होटल के रूम में बेड पर पेट के बल सो रहा था। उसने घबराकर फोन की तरफ देखा और कॉलर आईडी पर कोई नाम देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे थे और उसने अपनी बातें याद करके उसने अपना सर पकड़ लिया और मन ही मन कहा, वह भी अभी अपनी हत्या कर ले। उसने कांपती हुई आवाज कहा, बॉस आई एम रियली सॉरी। तभी नैन्सी ने बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अभी के अभी 15 मिनट के अंदर उस लड़की के घर के लिए निकलो जिसकी मैंने तुम्हें फोटो भेजी थी और जिस काम की थी। तुम उस होटल में शांति से नींद की सो रहे हो ना? यह सुनकर रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा था और उसे यह ताना सा क्यों सुनाई दे रहा था। उसने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहा, यस बॉस। जिस पर नैन्सी ने कहा, जिस पर रोहन को लगा शायद बॉस ने उसकी गलती के लिए माफ कर दिया। तभी नैन्सी की साफ और क्लियरली आवाज आई, और हाँ, कल तुम्हें सेसा जंगल के लिए निकलना है। 3 दिनों से पहले वहां से आने के बारे में सोचना भी मत, और अभी जल्द से जल्द उस लड़की के घर के लिए निकलो। 15 मिनट से ज्यादा हुआ तो 5 दिन सेसा जलम जंगल में ही बिताना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में सबसे खतरनाक और घना जंगल चलम जंगल माना जाता था। यह जंगल अपनी घनी वनस्पति, खतरनाक वन्यजीव और उद्गर निशानों के लिए प्रसिद्ध था। जलम जंगल में बाघ, तेंदुआ, भालू, जंगली भैंसे और सांपों जैसी कई खतरनाक प्रजातियां पाई जाती थी। इसके अलावा जंगल की घाटियां और पहाड़ियों इसे और भी रहस्यमय और खतरनाक बनाती थी। वहां पर आम आदमी तो जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जिससे जैसे ही रोहन ने यह सुना, उसकी हवाइयां उड़ गई थी और यह कुछ सो कहता कि नैन्सी ने कॉल कट कर दिया था। जिस पर झुंझलाते हुए बोला, बॉस बच्चे पर थोड़ा सा तो रहम करिए। फिर उसने गुस्से से खुद से कहा, सच में तुझे इतनी गहरी नींद में सोने की क्या ही जरूरत थी? अब भुगतो 3 दिनों जंगल में, वो भी बिना खाए बिना पिए। ये कहते हुए वह रोने वाला था, लेकिन अचानक से उसे बॉस की कही हुई याद आ गई, जिस वजह से वह जल्दी से तैयार हुआ और अपने ब्लैक कपड़े पहने। फिर उसने सामान को लेकर वहां से जल्दी से निकल गया था। वहीं यह सुनकर युवराज ने अपना सिर नाम में हिलाया। उसे इसी चीज की उम्मीद थी। उसने धीरे से कहा, बॉस ये ज्यादा नहीं हो गया? आपको पता है ना वो कितना खतरनाक जंगल है? अगर उसे किसी जंगल जानवर ने खा लिया तो? जिस पर नैन्सी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो तुम क्यों नहीं चले जाते उसके साथ? जिस पर युवराज ने जल्दी से अपना मुंह बंद करते हुए कहा, सॉरी बॉस, मुझे माफ कर दीजिए। आप अंदर चलिए, जिस काम के लिए आप आई हैं वो करते हैं ना। जिस पर नैन्सी उसे घूरते हुए आगे बढ़ गई। वहीं यह देख कर युवराज ने अपने मन को मुंह बनाते हुए कहा, हार्टलेस, सच में बॉस से पंगा लेना और गुस्सा दिलाना अपनी कब्र को खुद ही खुदवाना है। बेचारा रोहन। और वह भी उसके पीछे पीछे चला गया। फिर नैन्सी से आगे जाकर उसके उसने एक दरवाजा खोला और नैन्सी उसके साथ फार्म हाउस के एक गुप्त कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में पहुंचते ही नैन्सी ने देखा कि वहां पर एक कुर्सी पर बना हुआ एक व्यक्ति बैठा होता। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर थकान के निशान थे। उसकी स्थिति देखकर नैन्सी युवराज की तरफ सवालिया नजर, क्या इसने कुछ बोला? नैन्सी ने सख्त लहजे में कहा। युवराज ने जवाब दिया, नहीं बॉस, ये बिल्कुल खामोश है। पूछताछ के दौरान भी इसने एक शब्द नहीं कहा। जिस पर नैन्सी ने ठंडे स्वर में कहा, ये जिद मैं भी देखती हूँ कि कितनी देर तक टिकती है। जिस पर युवराज मुस्कुराकर कहा, बस 15 मिनट तक बॉस। जिस पर नैन्सी ने
बंधे हुए व्यक्ति के करीब जाकर उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा, तुम्हारे पास बस एक मौका है, सच बोलो, अगर नहीं तो मुझे भी वह रास्ता अपनाना आता है जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। बंद आंखों के साथ फिर वह व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया और धीरे से फुसफुसाते बोला, क्वीन तुम भी आ गई ना, लेकिन याद रख तू मुझे डरा नहीं सकती और मेरे पास जो राज है वो तू कभी भी नहीं जान पाएगी। सही में मैं भी बेशर्मी से कल के दिन का इंतजार कर रहा हूँ। जिस पर नैन्सी के चेहरे पर गंभीरता बढ़ गई थी, उसकी आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या होने वाला है कल? जिस पर वह लड़का मुस्कुराते बोला, वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि कल तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा, लेकिन अफसोस कि तुम वो चीज समझने के लिए बची ही नहीं होगी। जिस पर युवराज ने गुस्से से उसके मुंह पर एक मुक्का मारते हुए कहा, साले कमीने, तुझे इतनी ही बातें गोल गोल घुमाने का शौक है तो तू किसी सर्कस में क्यों नहीं चला जाता? यहाँ हमारे दिमाग का दही क्यों बना रहा है? चुपचाप से साफ साफ बोल, क्या होने वाला है कल? वरना एक और मुक्का तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। उस आदमी के मुंह से खून आने लगा था, उसका मुंह खून से भर गया था, लेकिन वह दर्द की बजाय हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, तू एक क्यों, चार मार, लेकिन तुम लोग मेरा मुंह नहीं खुलवा सकते। जिस पर युवराज गुस्से से कुछ करने वाला था कि तभी नैन्सी ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, इसे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही ये मुंह खोलेगा मुझे पता है कि मुझे कौन सा दर्द देना है। बंधे हुए आदमी ने उसकी तरफ देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, दर्द, मुझे इससे डर नहीं लगता। तुम जितना चाहो मुझे तकलीफ दे सकती हो, पर मेरे होंठ तब भी बंद ही रहेंगे। जिस पर नैन्सी ने उसकी ठंडे लहजे में हंसी को अनदेखा कर दिया और जाकर उस कमरे के रखे हुए सोफे पर बैठ गई। यह देखकर उस लड़के को कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार नैन्सी करना क्या चाहती है। वहीं नैन्सी ने शांति से अपने फ़ोन को बाहर निकाला और उस पर एक गाना चला दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, खबरदार जो मेरे गाने के बीच किसी ने डिस्टर्ब किया तो। जिस पर युवराज मुंह बनाते हुए नैन्सी को घूरने लगा था, क्योंकि वह अपनी बॉस की हरकतों को बोलने वाला था कि तभी नैन्सी ने फोन पर सॉन्ग की धुन चलने लगा। गाने की धुन सुनकर युवराज की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने मन में कहा, सीरियस बॉस, इस टाइम आपको ऐसे सॉन्ग सुनना है? तभी सॉन्ग की रियल लिरिक्स कुछ इस तरह थी, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। ये सॉन्ग सुनकर तो वह आदमी अजीब नजरों से नैन्सी को घूर कर देख रहा था। वही नैन्सी आदित्य के बारे में सोचते हुए गाने को फील कर रही थी। तभी वापस से गाने के रिलीज बजने लगे, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये, कहाँ सूर्य कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, कहाँ ना वो समझ गया, मुबारक है कि तुम्हें किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी अचानक से नैन्सी का फोन वाइब्रेट हुआ और सॉन्ग बंद हो गया। जिस पर युवराज की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई थी। वहीं इससे तो वह आदमी भी थोड़ा सा घबरा गया था। वहीं नैन्सी ने शांति से अपनी नज़रों को खोला और फोन की तरफ देखा। उस पर आ रहे कॉल को उसने जल्दी से उठा लिया। जिस पर युवराज ने शांति की सांस दी। वहीं उधर से रोहन ने कहा, बॉस मैं आ गया और वह लड़की मेरे निशाने पर है, बताइए अब क्या करना है? नैन्सी ने कहा, गुड, वीडियो कॉल करो। जिस पर रोहन ने थोड़ी देर में वीडियो कॉल कर दिया। जिस पर नैन्सी ने वीडियो कॉल उठा लिया और फ़ोन को युवराज की तरफ बढ़ा दिया। जब युवराज ने कॉल पर देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वहीं नैन्सी शांति से उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोली, चलो अब बोलो, तुम्हें किसने भेजा है और क्यों, और ये मेरे बारे में जो कुछ भी जानने की कोशिश कर रहे हो उसके पीछे मकसद क्या है? उसकी बात सुनकर उस आदमी ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लग रहा है मिस क्वीन, तुम ऐसे मुझे डराने की कोशिश करके मेरे मुंह से कुछ भी निकलवा सकते हो? तो तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और अपने पागलपन को अपनी पागलपन को अपने पास रखो। मैं तुम्हें
कुछ भी नहीं बताने वाला। जिस पर नैन्सी उसकी बात को सुनकर हल्की से मुस्कुराई और एक ठंडे मगर खतरनाक स्वर में बोली, ओह पागलपन, तुम्हें पता भी है मेरा पागलपन कैसा है? मुझे सच में तुम जैसे लोग बहुत पसंद है, जो समझते हैं कि सब कुछ सह सकते हैं। तुम्हारे जैसे जिद्दी लोगों पर टॉर्चर करना मुझे बहुत पसंद है। जिस पर उस आदमी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, जितनी भी कोशिश कर लो मैं तो कुछ भी नहीं बोलने वाला। जिस पर नैन्सी के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान फैल गई थी और उसने युवराज की ओर देखा, जिसने उसकी ओर इस आदमी को एक वॉलेट बढ़ाया। नैन्सी ने वॉलेट में से एक महिला की फोटो निकाली और उस आदमी की ओर दिखाते हुए कहा, तो तुम नहीं बोलोगे? कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारी इस खूबसूरत सी प्यारी सी बेबी को तुम्हारी आंखों के सामने ही मार डालूं? तो उस फोटो को देखते ही उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गई। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ उभर आई थी। नैन्सी ने उसके चेहरे के बदलते हुए भाव को देखकर अपनी बात जारी रख दिया। वैसे मैंने सुना है तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। सोचो अगर तुम्हारे प्यारे से बच्चे को, जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है, तुम्हारी बेबी के साथ साथ उसे भी ऊपर पाँव मार डालूं, तो क्या तुम तब भी मुझे नहीं बोलोगे? जिस पर आदमी ने गुस्से से चीखते हुए कहा, क्वीन, मेरी बीवी और बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। दूर रहो उनसे, वरना अच्छा नहीं होगा। जिस पर नैन्सी का चेहरा शातिर मुस्कुराहट से चमक उठा था। उसने युवराज की ओर इशारा किया, जिसने फोन को नैन्सी के हाथों में दे दिया। नैन्सी ने फोन लेकर उस आदमी की ओर कर दिया। वीडियो को साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक साफ शूटर एक विशाल गन के साथ उस आदमी की बीवी पर निशाने साधे था। उसे जो बगीचे में चारों तरफ लाइट की रोशनी में बैठी हुई थी और अपने पेट पर हाथ रखकर सब चीज़ों को बेखबर पेंटिंग बना रही थी। यह देख उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने भय से कांपते हुए कहा, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मेरी बीवी को छोड़ दो। आखिर आखिर ऐसे कैसे? तुम मेरी बीवी के बारे में सब कैसे जानते हो? नैन्सी ने अपने चेहरे पर ठंडा लहजा लाते हुए कहा, हर किसी के बारे में जानकारी निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम्हें इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो ये बताओ कि अब तुम मुझे बता रहे हो या नहीं कि तुम यहाँ किस लिए आए थे, या फिर मैं अभी तुम्हारी बीवी और बच्चे को मौत के घाट उतार दूँ? जिस पर उस आदमी के दर्द से भरी हुई निगाहों से नैन्सी की ओर देखा और धीमे स्वर ने कहा, कितनी बेरहम हो तुम क्वीन। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिस पर नैन्सी की आंखों में गुस्से की चमक तेज हो गई थी। वह ठंडे लहजे में बोली, और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर भी तुम मेरे पीछे पड़े हो ना? फिर ये बेरहम और रहम की बात है मुझसे तो मत ही करो। जिस तरह से तुम अपनी जिद हद पार कर रह सकते हो, तो मैं भी कर सकती हूँ, और यही मेरा पागलपन है। इसलिए अब और समय बर्बाद मत करो और सच सच बताओ। जिस पर उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली और फिर शांति से कहा, पहले वादा करो कि तुम मेरी बीवी और बच्चे को कुछ भी नहीं करोगी। जिस पर नैन्सी ने कहा, मैं वादा करती हूँ तुम्हारी बीवी और बच्चे दोनों को भी कुछ भी नहीं होगा, बल्कि मैं तुम्हें भी कुछ भी नहीं करूँगी। लेकिन तुम लोग मेरी आंखों के सामने ही रहोगे और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, और मेरे साथ चालाकी की तो सोचना भी मत, क्योंकि मैं दूसरा मौका किसी को भी नहीं देती। सो मिस्टर अंशुमन, बोलिए अब आपकी ये डील मंजूर है? जिस पर अंशुमन ने कहा, ठीक है, मुझे तुम पर नज़र रखने के लिए तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का मलखान जवेरी ने भेजा है। वो चाहते हैं कि मैं तुम पर नज़र रखूं और तुम्हारा ध्यान भटकाऊं। उस दिन जो माल गायब हुआ था वह उसकी ही चालती हुआ चौधरी, उसका एक मोहरा था। उसने उसी से कहकर वो माल गायब करवाया था। और फिर लेकिन आगे बोलते हुए वह थोड़ा हिचकिचाने लगा। यह देखकर नैन्सी के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल फैल गई थी। उसने धीमे मगर बेहद सख्त स्वर में बोला, तो जबेरी ने तुम्हें भेजा है? ये जबेरी तो गया, मुझे इस पर वैसे ही शक हो रहा था। लेकिन मुझे और बताओ, तुम क्या चाल बता रहे थे? जिस पर अंशुमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जबेरी और उनके साथी लाइट ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कल पूरे ब्लड मून ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़े बड़े ब्लास्ट में उड़ाने वाले हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और कल उसका आखिरी दिन होगा। यह सुनकर युवराज ने गुस्से के साथ कहा, क्या कहा? सारी सारा इतनी बड़ी साजिश हो रही है, और वो भी हमारी पीठ पीछे? जिस पर नैन्सी की आंखों में गुस्से से लाल हो गई थी। वह ठंडे मगर खतरनाक लहजे में बोली, बॉम्ब्स को कहाँ कहाँ लगाए गए हैं? सच बताओ।
जिस पर अंशुमन ने हड़बड़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी बट मुझे अब इसके बारे में और कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ जवेरी को ही इसकी पूरी जानकारी है। जिस पर नैन्सी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता तो इस कमीने की जवेरी से सच निकलवा लेते हैं। जिस पर अंशुमन ने थोड़ा डरते हुए कहा, मेरी बेबी। जिस पर नैन्सी ने फ़ोन में देखते हुए कहा, रोहन, उन दोनों को सही सलामत यहाँ पर सुबह तक लेकर आओ, ध्यान रहे उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिस पर रोहन ने सैल्यूट करते हुए मुस्कुरा कहा, यस बॉस, लेकिन क्या आप मेरी सजा को। जिस पर नैन्सी ने कॉल को जल्दी से कट कर दिया था। जिस पर रोहन मुंह बनाते फ़ोन में देखते हुए बोला, हद है यार, अब क्या सोना भी जुर्म है जो इसकी भी सजा मिलने लगी है। वहीं नैन्सी की बात सुनकर अंशुमन ने राहत की सांस ली थी। जिस पर नैन्सी ने उसे घूरते हुए कहा, अभी तुम यहीं रहोगे और कहीं नहीं जाओगे। सुबह तक तुम्हारी बीवी और बच्चा तुम्हारे पास होंगे, लेकिन भूला मत, तुमने अगर हमें धोखा देने के बारे में सोचा तो उसका अंजाम होगा हमारी नज़र। क्या होगा, हमारी नज़र हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगी, इसीलिए अच्छा होगा तुम अपनी लॉयल्टी मुझे साबित करो, ना कि गद्दारी की सोचो। जिस पर अंशुमन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। जिस पर नैन्सी वहाँ से जाते ही बोली, अब इस जवेरी को भी देख लूँ। वह वहाँ से निकलकर हॉल में जाने लगी थी कि युवराज ने उसे रोकते हुए कहा, बॉस, क्या आप उन्हें एक बार देखना नहीं चाहती। जिस पर नैन्सी के कदम अचानक से रुक गए थे। युवराज किसकी बात कर रहा था और नैन्सी आखिर नैन्सी के साथ क्या कर रहा है? क्या अंशुमन फिर से धोखा देगा नैन्सी को? हाँ, तो अगर मैं आपको पका रही हूँ ना, तो कमेंट जरूर करना। युवराज की बात सुनते ही नैन्सी के कदम अचानक से रुक गए थे और उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। कुछ पलों के बाद वे लोग फार्म हाउस के बने हुए बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम के अंदर थे, जहाँ डॉक्टरों की एक टीम अपने कामों में व्यस्त थी। नैन्सी आगे बढ़ी और एक दूसरे के सीक्रेट रूम में पहुंची, जहाँ कई सारे तरह के मॉनिटर और इंस्ट्रूमेंट से घिरी हुई मायरा बेसुध सी स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ साथ वह कमरा भी पूरी तरीके से हरियाली से भरा हुआ था। हर तरफ छोटे छोटे से पौधे रखे हुए थे, जो कि डॉक्टर के कहने पर ही नैन्सी ने रखवाए थे। नैन्सी ने वहां पर खड़े होकर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, अब क्या कंडीशन है? कोई बदलाव महसूस हुआ? जिस पर डॉक्टर ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, कुछ भी कहना मुश्किल है, पेशेंट अभी तक पूरी तरीके से कोमा में ही है। यह सुनकर नैन्सी ने गंभीरता से डॉक्टर की ओर देखा और फिर वहां से सभी को बाहर जाने का इशारा किया। जिस पर सभी वहां से चले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया था। नैन्सी धीरे से मायरा के पास बैठी और उसके चेहरे को देखते हुए उसके कान के पास झुककर बोली, जल्दी से होश में आ जाओ, वरना सब लोग यहाँ मेरी जान लेने पर उतारू हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे बिना कितनी मुसीबतों का फेस कर रही हूँ मैं। ऊपर से तुम्हारे सारे दुश्मन अब तो सीधा ऑर्गेनाइजेशन को ही उड़ाने का सोच रहे हैं। सीरियसली, अगर उसे बचाना है ना, तो जल्दी से खड़ी हो जाओ, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं बचाने वाली। लेकिन अभी भी कमरे में वैसा ही सन्नाटा था। जिस पर नैन्सी ने मुंह बनाकर कहा, तुम जानती भी हो कि मैं उसे कैसे भी बचा लूंगी, इसीलिए तुम नहीं उठ रही हो ना? सही में बहुत ज़्यादा चालाक हो। कोमा में होने के बाद भी तुम पूरी तरीके से मेरा फ़ायदा उठा रही हो। और फिर उसने थोड़ा नरम करते हुए कहा, देखो, मुझे और परेशान मत करो और जल्दी से खड़ी हो जाओ। सब तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहे हैं, खासकर मॉम और डैड। और तुम्हारा वो नकचढ़ा भाई कनेक्श हर वक्त इतनी गुस्से में रहता है कि पूछो ही मत, बल्कि मुझे मारने तक की धमकी दे चुका है। अब बताओ, तुम अभी जिंदा हो और तुम मुझे ताने ताने सुनने को मिल रहे हैं। सही में इसलिए जल्दी से खड़ी हो जाओ। और वो नताशा हमेशा मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है, कहती है कि मैं अपनी तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं तुम्हारी जगह कभी ले ही नहीं सकती। लेकिन उस आधे दिमाग वाले आदमी को तो समझ कौन समझाए। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है सबकी आंखों में, तुमसे दूर होने का दर्द, दुख और तकलीफ, वो सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं, इसीलिए तुम्हें और ज़्यादा मत तड़पाओ। यह सब कहने के बाद वह थोड़ी देर तक उसे देखती रही, फिर वहां से चली गई। वहीं उसके जाते ही वहां पर लेटी हुई मायरा की आंखों से दो आंसू की बूंदें नीचे बह निकली थी। वहीं जैसे ही नैन्सी डॉक्टर को इंस्ट्रूमेंट देने के बाद रूम से बाहर निकल आई थी, वहीं युवराज ने उसे देखते हुए कहा, वैसे बॉस, आप अभी तक सिंगल ही हैं, तो क्या हम मिंगल हो जाएं? जिस पर नैन्सी ने चिढ़ते हुए कहा, शट एंड अप। जिस पर युवराज
वापस से कुछ बोलता कि वह मुड़ गई और गुस्से के साथ युवराज की तरफ देखते हुए एक अंगुली दिखाते हुए बोला, तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है। तुम चाहो तो यहाँ से दफा हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द और ऐसा निकला ना, तो तुम्हारी जुबान खींचकर उसका फंदा बनाकर तुम्हारे गले में डालकर उसे जंगल में किसी पेड़ पर लटका दूंगी, जहाँ पर जंगल के सारे पंछी चील कौआ आकर तुम्हें नोच नोच कर खा सके। इसीलिए अपना मुंह बंद रखो, यह बोल वह वहां से निकल गई। वहीं युवराज मुस्कुराते उसे देखते हुए बोला, ऐसे कैसे? दफा हो जाओ बॉस। आपके लिए तो मैं आया हूँ, तो ऐसे तो नहीं जाऊंगा ना। मैं भी आवारा आशिकों की तरह आपके पीछे पड़े रहूंगा, लेखिका। वो अलग बात है, इन्हें नैन्सी के प्यार के बारे में पता नहीं है, वरना ये बोलने की हिम्मत भी नहीं करते। वही नैन्सी बाइक को उस काली अंधेरी रात में तेजी से सुनसान सड़क पर दौड़ाती हुई बोली, इस जवेरी की लंका तो सुबह उठते ही आग लगाऊंगी मैं। वह इस वक्त काफी गुस्से में थी। वहीं दूसरी तरफ युवराज अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ छत की ओर निहारते हुए नैन्सी के ख्यालों में खोया हुआ था। जैसे ही उसकी आंखें धीरे धीरे से बंद हुई, उसकी यादों में 4 महीने पहले का वही दिन ताजा हो उठा जब उसकी मुलाकात नैन्सी से दूसरी बार हुई थी। उस समय वह आंध्र प्रदेश एक खास काम के लिए सिलसिले में आया था। शहर में एक बड़े ऑक्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें दुनिया भर की बेशकीमती चीजें प्रदर्शित की गई थी। ये कोई साधारण नीलामी नहीं थी। इस आयोजन की जानकारी केवल उन चुनिंदा लोगों तक सीमित थी जो देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून, राजनीतिज्ञ और ऊंचे ओहदों पर थे। आम लोगों को तो जैसे इसकी भनक तक नहीं थी। युवराज को इस ऑक्शन की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। उसे यह काम एक विदेशी आदमी ने सौंपा था, जिसकी पहचान इतनी रहस्यमय थी कि उसके बारे में सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे। उस आदमी की चाल ढाल, उसके बोलने का तरीका, सब कुछ इतना प्रभावशाली था कि उसकी एक झलक ही सबको शांत कर देती थी। वह चाहता था कि ऑक्शन के दौरान कोई भी अनचाही घटना ना हो, इसलिए उसने युवराज जैसे अनुभवी और काबिल व्यक्ति को हायर किया था। ऑक्शन का हॉल की सुरक्षा किसी किले जैसी थी। चारों ओर काले सूट में भारी भरकम बॉडीगार्ड तैनात थे, जो पल पल की निगरानी कर रहे थे। हाई टेक कैमरे, मेटल डिटेक्टर्स और हर तरफ जाने माने कालों की कड़ी तलाशी की गई थी। युवराज खुद मॉनिटरिंग रूम में बैठा हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। उसी दौरान उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी, नैन्सी। वो अपनी दिलकश मुस्कान के साथ भीतर दाखिल हुई थी। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और उसके और मिजाज में भरे कदम बता रहे थे कि वह यहाँ किसी सामान्य मेहमान की तरह नहीं आई है। वह भी इस चुनिंदा वर्ग का हिस्सा थी जिसे इस ऑक्शन का न्योता मिला था। युवराज की आंखें हल्की सी चमक आ गई थी नैन्सी को देखकर। उसके दिल में एक अनचाहा उत्साह भर गया था, जैसे किसी भूली बिसरी धुन के अचानक से उसकी यादों को छू लिया हो। वैसे याद आया कि नैन्सी से पहली मुलाकात हुए एक अरसा बीत गया था, पर आज उसे देखकर जैसे समय ठहर सा गया था। नैन्सी की मुस्कान, उसके चाल ढाल, सब कुछ इतना आकर्षक था कि युवराज अनायास ही उसे निहारता रह गया था। उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान उभर आई थी, उसके धड़कनें मानो तेजी से दौड़ने लगी थी। थोड़ी देर बाद सभी 50 वीआईपी मेहमान अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। हॉल में एक सदी हुई खामोशी थी, जिससे केवल हल्की सी फुसफुसाहट है और रेशमी पर्दों के बीच से बहने वाली हवा की आवाज थी। सभी की निगाहें ऑक्शन स्टेज पर टिकी हुई थी, जहां पर एक एक करके बेशकीमती चीजें लाई जा रही थी। ऑक्शन की शुरुआत एक प्राचीन मिस्त्री की मम्मी से की हुई, जिसकी नीलामी के लिए बड़ी ही गर्व से घोषणा की गई। हर वस्तु पर मंच पर लाई जाती थी और उसकी ऐतिहासिकता और बेसमूल थी खूबसूरती पूरी हॉल को मंत्रमुग्ध कर देती थी। कभी हजारों साल पुरानी मूर्तियां, तो कभी दुर्बल रत्नों से जड़े हुए ताज। हर वस्तु की एक अनोखी कहानी थी, जिसे सुनकर वहां बैठे सभी मेहमान चकित हो जाते थे। युवराज भी अपनी जगह पर खड़ा उन बेशकीमती वस्तुओं की सुरक्षा व्यवस्था पैनी नजर गड़ाए हुए था, लेकिन बार बार उसकी निगाहें अनायास ही नैन्सी की ओर खींची जाती थी। नैन्सी अपनी जगह पर ध्यानमग्न होकर ऑक्शन देख रही थी और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, एक ऐसी चमक जो युवराज के दिल की गहराइयों को छू रही थी।
अचानक नीलामी में एक बेहद दुर्बल हीरा पेश किया गया, जो खचाखच भरे हॉल में सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। उसके चारों ओर की सुरक्षा, घेराबंदी और उसकी चमचमाहट चमाहट किसी का भी मन मोह लेती। जैसे ही बोली शुरू हुई, हर कोई अब उसमें भाग लेने की उत्सुक दिख रहा था। युवराज को लगा कि नैन्सी भी इसमें शायद भाग लेगी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के चेहरे की मुस्कान वैसे ही बरकरार रही। उसने कोई भी बोली नहीं लगाई, जिस पर युवराज उसके मन की बात समझने की कोशिश कर रहा था। तभी वह हीरा किसी ने खरीद लिया। नैन्सी ने एक नज़र उस आदमी पर गई जिसने उसे खरीदा था। फिर वह आदमी उस हीरे को देखने के लिए बात गया। उसके खड़े होते ही नैन्सी भी वहां से खड़ी हुई और मुस्कुराहट ग्रीट करते हुए वह भी उसी आदमी की नजर गड़ाए हुए आगे बढ़ गई। युवराज सीसीटीवी फुटेज से सारी चीजें देख रहा था। तभी अचानक से कंप्यूटर में एरर आ गया और सारे कंप्यूटर अपने आप ही बंद हो गए। यह देखकर युवराज चौंक गया। उसने जल्दी से अपने लैपटॉप को खोला तो वहां पर कहीं भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। साथ ही हर तरफ की लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थी। यह देखकर दिमाग में कुछ आया और वह जल्दी से वहां से भागा। वह उस कॉरिडोर में पहुंचा जहां पर नैन्सी थी। तो वहां पर सारे बॉडीगार्ड्स फर्श पर पड़े हुए थे। साथ ही वह आदमी भी जिसने वह हीरा खरीदा था, जिस पर उसने इधर उधर देखा तो अचानक से उसे कोई खिड़की से कूदता हुआ महसूस हुआ। वह जल्दी से खिड़की की तरफ दौड़ा। वहीं तभी तक वहां पर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। युवराज ने खिड़की से बाहर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, जिस पर उसने फ्रस्ट्रेशन से अपने हाथ को दे मारा। तब तक चारों तरफ से बॉडीगार्ड ने पूरे हॉल को खोल घेर लिया था। युवराज सोच में गुम था। तभी नैन्सी के उस सबसे पीछे बीच वहां पर आ गई। सबका शक उसी पर था। उसकी तलाशी ली गई, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर न चाहते हुए भी उसे छोड़ दिया गया था। जब वह वहां से जाने लगी तो युवराज ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, रुको। जिस पर नैन्सी ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, बोलो। जिस पर युवराज ने कहा, मुझे पता है, उस हीरे के चोरी होने के पीछे जिम्मेदार तुम ही हो। जिस पर नैन्सी ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। जिस पर युवराज ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ को उसके आगे कर दिया तो उसके हाथ में नैन्सी की वही डायमंड से जड़ी हुई ब्रेसलेट थी, जो कि नैन्सी ने हॉल में आते हुए पहनी थी। जिस पर नैन्सी ने भी जल्दी से अपने हाथ में देखा तो उसके हाथ में ब्रेसलेट गायब थी। शायद फाइट करते हुए उसके हाथ से नीचे गिर गई थी। युवराज ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ? अब कुछ भी नहीं बोलोगी? जिस पर नैन्सी ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके हाथ पर वार किया और उस ब्रेसलेट को वापस से ले लिया। जिस पर युवराज ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, अरे यार, क्या लड़की हो, तूफानी एक्सप्रेस। जिस पर नैन्सी ने उसे गुस्से से घूरा और आगे बढ़ गई कि युवराज ने पीछे से कहा, एक सेकंड। जिस पर नैन्सी ने पीछे देखा तो उसके फोन में एक फोटो था, जिसमें वह सभी बॉडीगार्ड जमीन पर पड़े हुए थे और उसके साथ ही वह ब्रेसलेट थी। यह देखकर नैन्सी ने गुस्से से कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? जिस पर युवराज ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा, माई नेम इज युवराज सिन्हा उफ बाई एस। ये नाम तो सुना ही होगा ना, हैकिंग इंडस्ट्री का किंग। तो तुम्हें मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। जिस पर नैन्सी ने उसे घूर कर देख रही थी। उसके शक करते हुए कहा, और तुम्हारे ये कहने पर मैं तुम्हें शामिल कर लूंगी। सच सच बताओ, चाहते क्या हो? जिस पर युवराज ने मुस्कुरा कर कहा, फिलहाल मैं तुम्हें चाहता हूँ बिकॉज आई लाइक यू। जिस पर नैन्सी ने गुस्से से कहा, डिस्कस्टिंग। जिस पर युवराज ने मुंह बनाकर कहा, देखो, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। दुनिया जैसे मेरे जैसा और कोई हैकर नहीं है। अगर तुम नहीं मानी तो मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी अरेस्ट करवा दूंगा। जिस पर नैन्सी ने मुस्कुराकर कहा, और मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकती हूँ, सारे सबूत मिटा सकती हूँ और तुम्हारी मौत की किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। जिस पर युवराज ने मुस्कुराकर कहा, बट अगर मैं मर गया तब भी तुम पकड़ी जाओगी, क्योंकि मैंने इसकी एक फ़ोटो अपने वकील के नंबर पर भी सेंड की है। तो मेरे मरते ही तुम फिर से अरेस्ट हो जाओगे। इसीलिए मेरे साथ काम करना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। यह सुनकर नैन्सी की आंखें छोटी हो गई थी। उसने गुस्से से कहा, बहुत चालू चीज़ हो तुम। जिस पर युवराज ने मुस्कुराकर कहा, तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। जिस पर नैन्सी ने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे अपने अलावा और किसी पर भरोसा नहीं है। जिस पर युवराज भी मुस्कुराते उसके पीछे हो लिया। सुबह का वक्त, आदित्य की फैमिली उससे मिलकर और उसे काफी ज्यादा हदायतें देकर वहां से निकल गई थी।
आदित्य वहीं पर रहना चाहता था कुछ दिनों के लिए। उसे अपना माइंड सही और बॉडी रिकवर करनी थी। यह झूठ उसने अपनी फैमिली को बोला था, लेकिन यह प्रॉमिस सही था कि वह अपना ख्याल रखेगा। उसने सुबह सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। चिराग यह देखकर खुश था। वहीं आदित्य ने नाश्ता करके चिराग को देखा तो उसे कल रात की याद आ गई। उसने जिसने उसने चिराग को बुरी तरह से बिना गलती से डांट लगाई थी। और आज उसका मूड अच्छा था, जिससे उसने थोड़ा सॉरी फील करते हुए कहा, सॉरी कल रात के गुस्से के लिए। चिराग तो एक प्लेट समेटने में लगा था, एकदम से टरक गया था। उसने सिर उठाकर आदित्य को देखा और फिर इधर उधर देखा कि कहीं कोई और तो नहीं है ना। उसके ऐसे चेहरे के भाव को देखकर जैसे कि शक्ति शक हो रहा हो, उसने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या 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 कहा आपने बॉस? सॉरी। और वो भी मुझे? जिस पर आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ तुमसे ही बोल रहा हूँ इडियट। जिस पर चिराग की आंखें मानो और बड़ी हो गई। उसने ऐसे नाटकीय अंदाज में दिल पर हाथ रखा जैसे किसी ने लॉटरी का चेक थमा दिया हो। उसने हैरान होते कहा, बॉस सॉरी, आप कहीं आप सच में बीमार तो नहीं ना? आप मुझे सॉरी बोल रहे हैं? सीरियसली मैंने तो ये अजूबा अपने पूरे असिस्टेंट करियर में नहीं देखा। सच बताइए बॉस, आप ठीक है ना? जिस पर आदित्य, जिसे पहले भी सॉरी बोलना अजीब लग रहा था, अब उसकी बातें सुनकर उसने गुस्से में कहा, तुम ना ये ड्रामा करना बंद करो। इतना भी बड़ा एहसान नहीं कर दिया मैंने, सिर्फ सॉरी ही तो बोला है। जिस पर चिराग ने खुशी से अपनी चुटकी लेते हुए जारी करते हुए कहा, मजाकिया अंदाज में सिर हिलाया, बॉस आपको अंदाजा भी नहीं है मुझे कितनी खुशी हो रही है। सही में आपने पहली बार सही काम किया है। अब तो आप कितना भी गुस्सा कर ले तब भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। जिस पर आदित्य ने आंखें छोटी करते हुए कहा, ड्रामा हो गया हो तो अब काम करो। तुमने मीटिंग के लिए बोला था, दिया? जिस पर चिराग ने एक जोरदार सलामी मारते हुए जवाब दिया, आपने जो खुशी दी है बॉस, उसके बाद तो आज मैं मन लगाकर काम करूंगा। अभी उसके असिस्टेंट को कॉल करता हूँ। और वह जल्दी से कॉल लगाने लगा। जिस पर आदित्य उसे घूरते हुए सोच रहा था, मेरी एक सॉरी पर ऐसे खुश हो रहा है जैसे मैंने इसके नाम पर पूरी कंपनी ही कर दी हो। तभी चिराग का मुंह उतर गया और कॉल कट हो गया। जिस पर आदित्य ने कहा, क्या हुआ? जिस पर चिराग की सारी खुशी उड़ गई थी। उसने सर झुकाते हुए डरते हुए कहा, बॉस वो उन्होंने कहा है कि वो 2 दिन बाद ही मीटिंग हो सकती है। अभी उनकी बॉस कहीं और ही है। यह सुनकर आदित्य की आंखें छोटी हो गई थी। उसे समझ आ रहा था, अगर ये सच में नैन्सी होगी तो उसे भी पता चल गया होगा कि वह उसे क्यों मिलना चाहता है। और इतनी आसानी से तो वह भी उसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। कि तभी उसके चेहरे पर कुछ सोचकर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए चिराग को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। वहीं यह सुनकर चिराग काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन उसने अपनी बॉस की बात को मानकर वह वहां से जल्दी से चला गया। उसके जाते ही आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे नहीं मिलोगी। तो क्या करने वाला है आदित्य? क्या नैन्सी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचा लेगी? आखिर मायरा कैसे जिंदा बच सकती है? क्या सच में युवराज कोई और मकसद नहीं है? वहीं दूसरी तरफ टिया, नैन्सी टिया के साथ सुबह सुबह ही घर से बाहर निकल गई थी और इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था। दूसरी ओर मिस्टर जवेरी अपने आलीशान घर के हॉल में सोफे पर आराम से बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक न्यूज़पेपर था और वह चाय की चुस्कियों का मजा ले रहा था। जब अचानक दरवाजे पर हलचल हुई तो वह उस तरफ देखने लगी। सामने से नैन्सी ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े पे पहने हुए, चेहरे पर मास्क लगाए हुए, टिया के साथ मुस्कुराते हुए अंदर आते हुए बोली, हेलो अंकल जवेरी, कैसे हैं आप? उसकी आवाज़ में एक अलग ही रौब था और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसके पीछे पीछे जवेरी का नौकर भी चला आ रहा था, जो थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा था क्योंकि नैन्सी और टिया दोनों ही बिना किसी अनुमति के अंदर आ गई थी। वहीं जवेरी के चेहरे की स्माइल उन्हें देखते ही जैसे गायब सी हो गई थी। लेकिन उसने जल्दी से अपने चेहरे के भाव को छुपाते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओह मिस क्यून, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ पर, क्या काम आ गया? जिस पर नैन्सी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लगता है अंकल जवेरी हमारे आने से खुशी नहीं हुई। जिस पर जवेरी ने जल्दी से झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर नैन्सी मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठते हुए बोली,
आप सुबह सुबह इतने टेंशन में क्यों दिखाई दे रहे हैं अंकल? कोई बात है क्या? आप तो हमेशा शांत रहते हैं, लेकिन आज आपको देखकर लग रहा है कि कोई परेशानी है। जिस पर जवेरी ने अपने मन में कहा, तेरे से बड़ी कोई और परेशानी हो सकती है क्या? फिर झूठ मुस्कान के साथ कहा, अरे नहीं, सब ठीक है बेटा, तुम्हें तो पता ही है, उम्र के साथ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जिस पर नैन्सी ने उसे गहरी नजरों से देखा तो उसके हाथ और पसीने से भीग रहे थे। जिस पर उसने मुस्कुराकर कहा, वो तो सही बात है अंकल, लेकिन आपके माथे पर पसीना क्यों है? लगता है कि आजकल आप ज़्यादा ही वर्कआउट कर रहे हैं या फिर मेरी वजह से थोड़ा असहज हैं। उसके इस मजाक पर जवेरी के चेहरे की मुस्कुराहट पूरी तरीके से जैसे गायब सी हो गई थी और भीतर भीतर वह थोड़े घबराए हुए थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि नैन्सी का अचानक यहाँ आने का क्या मकसद है। फिर उन्होंने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, हाँ ऐसा कुछ ही समझ लो। और वह अजीब तरह से मुस्कुराने लगे थे। वहीं नैन्सी ने उनकी खामोशी को भांपते हुए चुटकी ली और, अरे अंकल, क्या अब आप मुझसे चाय का भी नहीं पूछेंगे? जिस पर जवेरी तुरंत होश में आते हुए, अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, और नौकर को चाय लाने का इशारा किया। कुछ ही पलों में वहां पर चाय की ट्रे रख दी गई थी। जिस पर नैन्सी ने चाय की ट्रे में से एक कप को लिया और उसे देखते हुए बोली, कहीं आपने इसमें जहर तो नहीं मिलवा दिया ना अंकल? यह सुनकर जवेरी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा कि क्या, मैं ऐसा क्यों करूंगा? जिस पर नैन्सी ने हल्की सी मुस्कुराते हुए शांत करते हुए कहा, अरे अरे अंकल, आप शांत हो जाओ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जिस पर जबेरी के माथे पर और भी ज्यादा पसीना आने लगा था। वहीं नैन्सी ने उस चाय के कप को टिया की तरफ बढ़ा दिया। टिया को चाय पीना बहुत ही ज्यादा पसंद था। उसने एक नजर नैन्सी को देखा और फिर चाय को ले लिया और फिर नैन्सी ने दूसरे कप को जवेरी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, आप पीजिए चाय को। जिस पर जवेरी जी रोकना चाहते थे, लेकिन नैन्सी ने जबरदस्ती उनके हाथों में उस चाय के कप को पकड़ाते हुए कहा, अंकल, आप भी टेस्ट टेस्ट करके बताइए कि कैसी बनी है। उसके जबरदस्ती पकड़ने की वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी उस चाय के कप को लेना पड़ा था। फिर एक घूंट को पीते हुए बोले, बहुत ही अच्छी बनी है। जिस पर नैन्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, आप जानते हैं ना, चाय का स्वाद तब और अच्छा हो जाता है जब सामने वाला ईमानदारी से बात करे। जिस पर जवेरी ने उसकी बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, अरे नैन्सी बेटा, तुम तो हंसी मजाक की बातों में माहिर हो, लेकिन सच में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। नैन्सी ने हल्की मुस्कान के साथ एक नज़र जवेरी पर डाली और बोली, अंकल, हम दोनों जानते हैं कि हम यहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं आए हैं। उसकी बात में एक चेतावनी छिपी हुई थी। तो जवेरी के चेहरे पर हल्की बेचैनी आई। नैन्सी ने थोड़ी देर तक जवेरी को गोरा मारने उसकी हर हरकत को पढ़ रही हो। फिर उसने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, वैसे अंकल, सुना है कि कुछ दिन पहले आपके पुराने बिजनेस पार्टनर ने भी इसी तरह बैठे चाय की चुस्कियों का मजा लिया था और फिर अचानक से आज यह शहर छोड़कर चले गए। आपको ये अजीब नहीं लगा? जिस पर जवेरी का चेहरा हल्का सा सख्त हो गया था, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित करते हुए कहा, हाँ अजीब तो लगा, लेकिन लोग जाते रहते हैं नैन्सी बेटा, ये बिजनेस वर्ल्ड है, पर तुम्हें इससे क्या मतलब है? जिस पर नैन्सी ने अपने चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान बनाए रखी और धीरे से बोली, अरे अंकल, आप तो हमारे मतलब के बारे में अच्छे से जानते होंगे ना? इस पर जवेरी चौंक उठे। उन्होंने नैन्सी को संदेह भरी नजरों से देखा और बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? नैन्सी ने थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखा और सख्ती लाते हुए कहा, देखिए अंकल जी, मैं यहाँ मतलब का खेल खेलने में समय बर्बाद नहीं करने आई हूँ। तो बेहतर यही होगा कि आप सीधा सीधा बताइए कि हम आपने बॉम्ब कहाँ कहाँ लगाए हैं या फिर लगा दिए हैं। इस साजिश में आपके साथ कौन कौन शामिल है? उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला थी और चेहरा पूरी तरीके से गुस्से से लाल। जैसे ही मिस जवेरी ने नैन्सी की बात सुनी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? बॉम्ब? कौन से बॉम्ब? मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। नैन्सी जिस पर नैन्सी ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, देखिए अंकल जी, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, सच बताइए, वरना मुझसे झूठ बोलने के अंजाम की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस पर मिस्टर जवेरी ने घबराहट में अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा और फिर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, पकड़ लो इसे।
जिस पर जवेरी के कई सारे बॉडीगार्ड जल्दी से नैन्सी और टिया की तरफ बढ़े कि टिया ने जल्दी से कप को एक बॉडीगार्ड के ऊपर फेंकते हुए अपनी गन को बाहर निकाल दिया और जल्दी से 3 गोली को हवा में ही फायर किया हुआ। तीनों गोलियां सामने से आ रहे बॉडीगार्ड्स के माथे के बीचों बीच लगी और वह अचानक से जमीन पर ढेर हो गए थे और उनके सभी बॉडीगार्ड भी गोलियां चलने की आवाज शुरू कर दिया था, जिस पर नैन्सी ने भी अपनी गन को निकाल लिया और सब पर गोलियां चलाने लगी थी। अब वहां पर दोनों तरफ से ही गोलियां चल रही थी। तभी वहां पर दरवाजे खुला और नैन्सी के कई सारे बॉडीगार्ड जल्दी से हॉल में फैल गए और जवेरी के सारे बॉडीगार्ड्स के ऊपर अब उन्होंने अपनी अपनी गन को तान दिया था। यह देखकर नैन्सी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। अचानक हॉल में सन्नाटा सा छा गया था। सभी लोग नैन्सी के बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए सहमे लग रहे थे। वहीं नैन्सी ने सोफे के कोने पर पड़े हुए जवेरी की तरफ देखते हुए कहा, तो बुड्ढे, इज्जत देने का समय खत्म। अब अपना मुंह खोल या मैं अपने तरीके से जवाब निकाल। जिस पर मिस्टर जवेरी के चेहरे पर पनी से झलक रही थी। चारों ओर गन तनी देखकर उसने शरीर में एक सिरहन से दौड़ के, लेकिन वह अपने चेहरे पर बेमक मुस्कान लाते हुए बोला, नैन्सी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने पर कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं जानता। जिस पर नैन्सी ने गहरी सांस ली और फिर टिया की तरफ देखा। उसने फोन जवेरी की तरफ बढ़ा दिया तो उसमें वही आदमी था जिसके साथ जवेरी की मीटिंग थी। यह देखकर जवेरी का चेहरा सफेद पड़ गया था। वहीं नैन्सी ने गुस्से से कहा, अब सच सच बोलना, वरना मैं तुझे बोलने का मौका भी नहीं दूंगी। जिस पर जवेरी डरा सहमा नैन्सी को देखने लगा। वह जानता था अगर नहीं बताया तो यह उसे छोड़ेगी नहीं। जिस वजह से वह इधर उधर देखते सोचने लगा, जिससे उसने जल्दी से अपनी उंगली को देखा और फिर जल्दी से अपनी एक उंगली को उसने अपने मुंह में डाल लिया, अंगूठी को मुंह में डाल लिया। यह देखकर नैन्सी चिल्लाई, जवेरी नहीं। लेकिन तब तक वह अंगूठी भरे हुए साइनाइड को खा चुका था और इसे खाते ही अचानक से उसके मुंह से झाग निकलने लगा और उसकी पूरी बॉडी सच बड़ी बुरी तरीके से तड़पने लगी थी। यह देखकर नैन्सी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। जिस पर थोड़ी देर में ही उसके सारे बॉडीगार्ड्स उसे अस्पताल ले जाने के लिए कार के पास पहुंचे। उसने लेकिन कार में पहुंचते ही उसने दम को तोड़ दिया था। जिस पर यह बात उसने जल्दी से नैन्सी को बता दी। वहीं यह देखकर नैन्सी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से के साथ अपने पैर को सोफे पर मारते हुए कहा, डैम इट, अब मैं क्या करूं। वहीं टिया भी परेशान हो गई थी। तभी उसका फोन अचानक से बजने लगा। देखा तो चेयरमैन का कॉल आ रहा था। यह देखकर टिया ने जल्दी से उठाया, मैं बॉस को बताती हूँ। जिस पर टिया ने फोन जल्दी से काट दिया। नैन्सी की तरफ देखते हुए कहा, बॉस, एक नई मुसीबत आ गई है। हमने जो मिस्टर आदित्य के साथ ड्रग्स की डील की थी ना, उनके ड्रग्स को किसी ने चुरा लिया है और उनका कहना है यह हमारे ही किसी दुश्मन का काम है। मिस्टर आदित्य ने काफी गुस्से में हमारे चेयरमैन साहब को कॉल करके ड्रग्स को जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए कहा है। इसीलिए चेयरमैन सर को अभी अभी कॉल आया है और उन्होंने कहा है कि हम सभी उनके ड्रग्स को ढूंढें। यह सुनते ही नैन्सी, जो पहले से ही काफी गुस्से से पागल हो रही थी, उसका चेहरा एकदम से सख्त हो गया और उसने गुस्से के साथ कहा, अब ये किसने किया है। जिस पर टिया ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार ये किसने किया है बॉस। यह सुनकर नैन्सी का गुस्सा फूट पड़ा था। वह चिल्लाते बोली, साला आज का दिन ही खराब है, जिसे देखो उधर से मुसीबत ही मुसीबत आए जा रही है। आज ही मुसीबत लाने पर तुला हुआ है। उसकी आंखों में क्रोध की लपटें जल रही थी। उसने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते और जाओ, तुरंत पता लगाओ कि यह हरकत किसने की है। मुझे यह ऑर्गेनाइजेशन को बचाने पर ध्यान देना है। जिस पर उसके सभी बॉडीगार्ड जल्दी से वहां से निकल गए थे। वहीं टिया ने के उसके शब्दों को ध्यान से सुना और कहा, बॉस, हमें खुद से एक्शन लेना होगा। चेयरमैन सर ने हमें पर्सनली उन्हें ढूंढने के लिए कहा है, नहीं तो हम सभी को मिस्टर आदित्य के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। यह सच में मामला बहुत गंभीर है। जिस पर नैन्सी ने अपनी मुट्ठी बंद कर देखा, मुझे पता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को बचाना उससे ज्यादा जरूरी है। हाँ, तुम भी जाओ, जाकर चेक करो कि किसने क्या ये। जिस पर टिया को भी नैन्सी की बात सही लगी और उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर वह भी वहां से निकल गई। वहीं नैन्सी ने युवराज को कॉल करते हुए कहा, क्या कोई और सुराग मिला तुम्हें या फिर नहीं। जिस पर युवराज, जो कि एक बहुत बड़े रूम में
एक बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाए जाना था। उसने सीरियस लहजे में कहा, नहीं बॉस। जिस पर नैन्सी ने गुस्से से कहा, इस कमीने जबेरी ने तो साइनाइड खा लिया है और मुझे समझ नहीं आ रहा इतना चालाक हो कौन सकता है। यह सुनकर युवराज चौंकते हुए थोड़ी देर के लिए रुक गया। फिर उसने जल्दी से कहा, एक मिनट बॉस, आप उस जवेरी का फ़ोन लैपटॉप को मेरे पास भेज सकती हैं, शायद उनसे कुछ पता चल जाए। यह सुनकर नैन्सी ने अपना सिर पीटते हुए कहा, ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। जिस पर युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि बॉस आपके पास दिमाग ही नहीं है ना। जिस पर नैन्सी ने गुस्से के साथ कहा, शट अप, और मैं थोड़ी देर में तुम्हें लैपटॉप और फ़ोन को भेज रही हूँ। जिस पर युवराज ने मुस्कुराकर कहा, बॉस आप ही क्यों नहीं आ जाते, इसी बहाने मैं आपको सामने से देख। लेकिन इसके आगे वह कुछ और बोलता, उससे पहले ही नैन्सी ने जल्दी से कॉल को कट कर दिया था। वहीं युवराज बार बार हेलो हेलो कर रहा था। तभी उसने फ़ोन की तरफ देखा तो कॉल कट हो चुका था। यह देखकर उसने मुंह बनाते हुए कहा, सही है, मतलब मैं यहाँ पर 4 महीने से बिना पैसों के काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मेरी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है। वहीं नैन्सी ने थोड़ी देर में भी उसका फ़ोन और लैपटॉप युवराज को पास भेज दिया था। तो क्या होगा आगे, यह जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को। साथ ही प्लीज़ 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 इस चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। कर लीजिए ना, करने से अब क्या ही जा रहा है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे हर 4 सब्सक्राइब करने हैं। थैंक यू सो मच।